प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम किसान की बात। और आज किसान की बात कार्यक्रम में आपके साथ है मैं कोमल भारती और मैं निरंकार। करिए स्वीकार हमारी ओर से नमस्कार। कोमल, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं खेती के साथ साथ जो दूसरे खेती से जुड़े काम हैं उनको करके अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, जिनमें पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे हमारे गांव में रहने वाले गरीब लोग जो खेती से जुड़े हुए हैं, जिनके पास खेती नहीं है, वो भी इसे अपनाकर अपना अच्छा काम चला रहे हैं। जी बिल्कुल, जिन्हें भोजन, कृषि और अन्य उत्पादों के लिए श्रम और या आय के साधन के रूप में भी हम पालते हैं, वो हमारे पशुधन होते हैं। बिल्कुल, और जो पशुधन है इनसे खास तौर पर जो दुधारू पशु हमारे हैं वो हमारे लिए हमारी जो इकोनॉमिक ही स्थिति है उसको बढ़ाने में भी काम करते हैं। इसीलिए अगर वो स्वस्थ रहेंगे, ठीक से हम उनको देख पाएंगे तो उनसे हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकता है और किसी प्रकार की परेशानी पशुओं को ना हो, ठीक से हम उनका प्रबंधन कर सकें। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर KL खुराना जी को, जो पूर्व निदेशक हैं पशुपालन विभाग दिल्ली सरकार से। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। और कोमल, हम अपने डॉक्टर साहब से अपनी बातें तो करेंगे और कुछ जिज्ञासा हमारे जो श्रोता हैं उनके दिमाग में भी होगी। तो पशुधन से संबंधित कोई भी अगर उनका सवाल है तो वे सीधे विशेषज्ञ से उसका समाधान पा सकते हैं। बिल्कुल, अपने समाधान पाने के लिए, अपनी जितने भी आपके सवाल हैं उन सभी का जवाब पाने के लिए आप सीधे हमें टेलीफोन कर सकते हैं हमारे स्टूडियो में। और हमारे आज के लिए जो टेलीफोन लाइंस आप सभी के लिए खुल चुकी हैं वो है 23421081 और 23421083। श्रोताओं, जैसा कि अब मौसम चल रहा है गर्मियों का, इसमें कुछ खास ध्यान रखने की जरूरत है पशुधन की। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे जो इतनी गर्मी पड़ रही है खास तौर पर, तो गर्मी के मौसम में किस तरह से हम पशुओं का ध्यान रखें। इसके लिए शुरू में सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जो पशु हमारे इस धूप के मौसम में है, किसान भाई काम में भी लगे हैं, गांव में या शहर में जहां पर भी पशु को रखा है, इस समय किन खास बातों का ध्यान रखें। निरंकार जी, इस बार तो लगता है गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ेगी, तो पशुओं को एक तो छायादार जगह पे रखें और जहाँ पे हवा चल रही हो, क्योंकि धूप में अगर हम रखते हैं तो लू की समस्या होती है। छायादार जगह पे और हवादार जगह पे रखें। अगर आपने पशु अंदर रखे हुए हैं तो उसकी खिड़कियों के ऊपर या दरवाजों के ऊपर जो टाट लगाते हैं, बोरी का लगाते हैं या वैसे इसका घास फूस का लगाते हैं, उस पर पानी डाल देते हैं ताकि अंदर का तापमान जो है वो कम बना रहे। इससे करीब 15 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान कम हो जाता है। जी। और जो पशुशाला है उस पर जैसे पूले वगैरह रख देते हैं। हाँ जी, ऊपर पूले रख देते हैं। और वैसे पशुशाला जो अब गांव में तो देखो किसान भाई जैसे अपना घर है तो नॉर्मल घर की छत है, पशुशाला की छत भी वैसी होती है। अगर ज्यादा पशु हैं तो कोशिश करनी चाहिए एस्बेस्टस शीट की जो छत होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें गर्मी जो है, हीट, वो एब्जॉर्प्शन कम होती है, नीचे उसकी गर्मी कम आती है। पत्थर वाली ज्यादा गर्म हो जाएगी, वो ज्यादा गर्म हो जाएगी पत्थर वाली, तो या लोहे की टिन है वो तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, तो अंदर का तापमान बढ़ाती है वो। तो इन चीजों का रख रखाव खास कर ध्यान रखना चाहिए। और हवा के लिए थोड़ा खिड़की भी जैसे छोड़ते हैं, हाँ, खिड़की तो होनी चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए। उसमें कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जो खिड़कियां हैं अगर उसकी ऊंचाई पशु की ऊंचाई से थोड़ी सी ऊपर है तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एकदम से हवा का थपेड़ा नहीं आएगा। वो सर्दियों में भी आपको सहायक रहेगी, गर्मियों में भी सहायक रहेगी। गर्मियों में उसमें ये कर सकते हैं कि आपने जैसे पूले की टाट बना के लगा दी या बोरी की लगा दी, उस पे ऊपर पानी डालेंगे तो अंदर का तापमान जो है वो कम रहेगा। वह नहीं भीगी हुई कोई बोरी टांग देंगे जी, तो हवा उससे निकल के आएगी, वो कूलर की तरह काम करेगी। कूलर की तरह काम करेगी। अब भैंसों में ये समस्या
खास करके है, भैंसे हैं या दोगली नस्ल की गाय हैं, क्योंकि भैंस आपने देखा आमतौर पे काले रंग की होती है और भैंस में उसकी जो पसीने की ग्रंथियां जो हैं वो बहुत कम होती हैं। हम गर्मी में जाते हैं, हमें पसीना आता है, पसीना आने का पर ये होता है कि शरीर के ऊपर पानी आ गया, वो आपका तापमान जो है कम करता है। लेकिन भैंसों की क्योंकि पसीने की ग्रंथियां उनमें बहुत कम होती हैं और शरीर पे बाल भी बहुत कम होते हैं, तो बाल जैसे गर्मी से बचाव करते हैं वो नहीं हो पाता और पसीने की ग्रंथियां कम होने से पसीना नहीं आता, इसलिए भैंस को गर्मी ज्यादा लगती है। और फिर काला रंग होने काला की वजह रंग से वैसे भी लाइट भी ज्यादा खींचते होंगे। हाँ, काला रंग जो है गर्मी को अपनी तरफ खींचता है, तो इसलिए भैंसों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, तो गाय में क्या थोड़ा फर्क है? गाय में ऐसा है कि जो दोगली नस्ल की गाय हैं वो आपको पता है कि उनकी जो पुरानी प्योर गाय है वो सारी ठंडे इलाकों से आती हैं, तो उनको गर्मी का ज्यादा पड़ता है। अब अपनी हरियाणा की गाय है, जैसे हरियाणा नस्ली गाय है या देसी गाय है जो आमतौर पे सफेद रंग की होती हैं, गर्मी उनको भी लगती है, पर उनमें वो जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं तो उनके शरीर में लड़ने की क्षमता होती है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका गर्मी में ध्यान ना रखें, ध्यान उनका भी पूरा रखना पड़ेगा हमें। हाँ, उनको भी धूप में नहीं रखना है। धूप में उनको नहीं रखना है और वैसे गर्मी से बचाना है। जैसे पानी, अब क्या है कि आपके पास पशु गांव में जो किसान भाई रखते हैं तो बांध के रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पानी पिलाने के लिए आपको उसके आगे या तो बाल्टी में ला के रखेंगे, क्योंकि चारे की छान तो आगे होती है, खुरली जो होती है पानी की नहीं होती, तो उसमें आपको कम से कम दिन में 3-4 बार ठंडा पानी। कई बार क्या होता है आपकी टंकी ऊपर बनी हुई है, अब छत की टंकी वो गर्म हो जाती है, तो वो गर्म पानी आएगा तो वो गर्म पानी ना तो पशु को पीने में अच्छा लगेगा ना पशु के लिए ठीक रहेगा। हाँ, तो डॉक्टर साहब एक श्रोता लाइन पे आ गए हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, मेरा नाम सरुण कुमार, श्रीगंगानगर। कहाँ से बोल रहे हैं? श्रीगंगानगर जिले। जी। गायों का दूध अभी कम है राजस्थान में, तो ताकि लू भी 2 दिनों के ज्यादा चल रही है, पशु अब दूध कम कर रहे हैं। गंगानगर का तो आज का तापमान 46 डिग्री है। हाँ, वैसे तो यहाँ मौसम ज्यादा ही है, हम मानते हैं। तो इसके लिए आपको उसको गर्मी से देखो बचाव करना पड़ेगा, और अगर सूखे चारे की आपके ज्यादा दे रहे हैं तो सूखा चारा आपको उसमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि सूखा चारा 30 से 70% तक पशु कम खाना शुरू कर देता है। अब कम खाएगा तो उसके शरीर में ताकत नहीं रहेगी, कमजोर होएगा, गर्मी का दबाव बढ़ेगा तो दूध उत्पादन कम होगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा हरा चारा देना चाहिए उसको और संतुलित आहार देना चाहिए और गर्मी से आपको बचाव करना चाहिए उसका। तो डॉक्टर साहब आपने पानी के बारे में बताया और आवास के बारे में बताया कि किस तरीके की जगह में अपने पशुओं को रखना चाहिए, ठंडा पानी पिलाना चाहिए। तो क्या उनके खाने पीने की, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, तो खाने पीने का भी कोई समय निर्धारित करना चाहिए या कोई खास तौर से जैसे हम अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए गर्मियों में अलग तरीके का भोजन करते हैं? पशुपालन का एक जो सिक्के बंद एक रूल है, वो ये गोल्डन रूल ये है कि पशु के सामने चारा हर समय होना चाहिए। अगर आप सुबह उठ के देखते हैं कि उसकी खुरली में चारा है तो इसका मतलब आपका प्रबंधन ठीक है, आप अपने पशु को भरपेट चारा दे रहे हैं। तो चारे का तो टाइमिंग है, पानी उसको कम से कम दिन में 3-4 बार, और कोई नलका नहीं है, अंडरग्राउंड पानी नहीं है, तो कम से कम घड़े का पानी है। यानी आपका ये कहना है कि जो टंकी में स्टोर करके पानी देते हैं वो गर्म हो जाता है, वो नहीं देना चाहिए। जैसे छत पे टंकी है तो गर्म हो जाता है। गांव में तो सर नलके हैं, नलके से सीधा निकालें। नलके का सीधा निकाल के, नहीं है नलका तो फिर घड़ा है, घड़ों में पानी भर के रखें, पशु को वो पानी देंगे तो वो पशु के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक होगा। अच्छा, खान पान की बात जैसे हम करते हैं तो कुछ ऐसे, अच्छा कोई सवाल आ गया है जी। पहले एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं टेलीफोन लाइन पर, आइए पूछ लेते हैं कि उनका क्या प्रश्न है। हेलो। नमस्ते मैम जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। आप बताएं आप कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजेश कुमार और मैं जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहे हैं, और निरंकार भैया को भी नमस्ते और डॉक्टर साहब को नमस्ते। और सवाल यह है कि हमारी गाय है, खांसी होती है, तो इसके लिए क्या करें हम? कोई दवाई? खांसी की दवाई तो आप नजदीक के पशु चिकित्सालय में जाइए, दवाइयाँ आती हैं उसकी। नजदीक के पशु चिकित्सालय में जाइए, वो डॉक्टर साहब दवाई देंगे उसको देख के, और उसको चेक करेंगे, उसके बाद ही दवाई दी जा सकती है उसको। हाँ, तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि जैसे गर्मी पड़ रही है तो कुछ ऐसी जो खाने में हम उनको देते हैं चीजें, ये चारा है या दाना है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो गर्मी में हमें अवॉइड करनी चाहिए या गर्मी में खिलाई जानी चाहिए? ऐसा है निरंकार जी, आमतौर पे जब ज्यादा गर्मी होती है तो हरे चारे की भी कमी होती है, तो हम भूसा वगैरह देते हैं। भूसा वगैरह गर्मी में पशु के लिए ठीक नहीं है। ठीक कैसे नहीं है कि वो उसके अंदर वैसे पानी की कमी है तो सूखा चारा पशु नहीं खा पाता, तो उसका पेट नहीं भरता। तो उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए जितना ज्यादा से ज्यादा हरा चारा हम दे सकते हैं।
अगर हम बिल्कुल भूसे पे रखते हैं तो मैंने अभी बताया था कि 30 से 70% तक खाना खाने में कमी आ सकती है, जो कि पशु के शरीर पे फिर दबाव बने, उसका स्ट्रेस आएगी उसको, और वो दूध उत्पादन में उसमें कमी आएगी। तो क्या इसमें हम कोई खनिज, कोई विटामिन, कुछ और चीजें भी डाल सकते हैं? वो तो देखिए, आपको संतुलित आहार तो देना ही देना है जी। उसमें खनिज पदार्थ, नमक के ढेले जैसे लाहौरी नमक के रख देते हैं उनकी खुरलियों में ना, पशु अपनी आवश्यकता अनुसार चाटता रहता है, और खनिज पदार्थ भी उसमें डालने जरूरी है। और दुग्ध उत्पादन के हिसाब से पशु जितना दूध दे रहा है उसके हिसाब से उसके दाने की मात्रा भी हमें देनी पड़ेगी, और हरा चारा जितना अच्छा हो सकता है हमें उसको वो देना पड़ेगा। लेकिन गर्मी में तो कम होता है, उसका जो पशु का रुचि बनी रहे खाने में, उसके लिए क्या चूरी वगैरह कुछ दे सकते हैं? अब देखिए, गांव में आमतौर पे किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे भूसा में ना उसमें बाट मिला देते हैं, चूरी है या और दाना जब पशु को देना उसको भिगो के रखते हैं, और फिर जब पशु को भूसा डालते हैं उसके आगे तो उसके अंदर बाट में वो मिला देते हैं, सारा अच्छे से मिक्स कर देते हैं, तो पशु उसको खा लेता है। उसके वो बनाने के लिए, उसका स्वाद बनाने के लिए ठीक है, पशु को पेट भरने के लिए खाने के लिए ठीक है, लेकिन अगर हम हरा चारा दे सकते हैं तो वो ज्यादा लाभदायी होता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि हरे चारे की उत्पादन बहुत कम होता है इन दिनों, तो वो उसके लिए फिर किसान भाइयों को ये होता है कि 2 महीने पहले मक्का, लोबिया, ऐसी फसल जो आजकल साल में 5-5 बार हो सकती हैं, तो उनकी बिजाई करके और वो हम उनको हरा चारा उस तरीके से दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता लाइन पे आ गए हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। उदयवीर बोल रहा हूँ। मेरा सवाल एक तो ये है कि एक भैंस मेरी बहुत स्पीड से खाना खाती है, खाना डाला 5 मिनट नहीं लगाती, बहुत स्पीड से खाती। अच्छा, एक सवाल ये है कि जैसे अभी गर्मी पड़ रही है तो हम कूलर लगा देते हैं जी, तो ये कोई दिक्कत तो नहीं है? दिन में धूप ज्यादा गर्मी होती है उस टाइम लगाते हैं, हर वक्त नहीं लगाते। कूलर आप लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कूलर से कोई दिक्कत नहीं है। और जो जल्दी में चारा खाती है, कहीं ऐसा तो नहीं आप चारा उसको कम देते हो? वो बड़ी भैंस है, खाती तो ज्यादा खाती, फिर गोबर बार बार करती है, तो खाएगी तो खा के गोबर करती है ना, तो उसमें क्या होगा, उसको पेट भर तो खाना देना ही होगा ना। अगर बड़ी भैंस है ना, अगर आप प्रोग्राम सुन रहे थे तो मैं ये बता रहा था कि भाई थंब रूल ये होता है कि पशु के आगे चारा पड़ा रहना चाहिए, तब हमें लगेगा कि पशु का पेट भरा हुआ है। तो अगर उसके आगे चारा रहेगा, उसको पता है भी चारा 24 घंटे मुझे मिलना है, तो आराम से खाएगी। जी, उम्मीद करते हैं कि उदयवीर जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, गांव में मैंने जैसे देखा है कई बार कुछ पशुपालक क्या करते हैं कि जब छाछ बनाते हैं, मक्खन निकालते हैं, छाछ उनके पास बच जाती है तो वो भैंस को या गाय को पिला देते हैं, तो इसका कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, उसका कोई नुकसान नहीं है। गाय भैंस को पिला देते हैं तो अच्छा ही है, उसमें उनको जो है ना प्रोटीन की मात्रा मिल जाती है उनको। भाई छाछ है तो फैट तो हमने निकाल लिया और उनको प्रोटीन मिलता है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे काफ स्टार्टर और छोटे बच्चों को खाने बनते हैं ना, उसमें वो आप देखते हैं वे बेस्ड होता है। इवन अपने आदमी के बच्चे के लिए भी खाना बनता है, वो वे बेस्ड होता है, वो छाछ से बनता है उससे, तो वो तो शरीर में लाभदायक ही रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है, आइए पूछ लेते हैं उनका सवाल। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं। मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। जी राकेश जी, अपना सवाल कीजिए। मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि कुछ लोग जो है आवारा पशु को खुला छोड़ते हैं और जब गाय दूध देना बंद करते और खुला छोड़ते हैं, लेकिन हम उनका प्रबंधन कैसे करें जो खुले पशु जो आवारा सड़कों में जो है घूमते हैं? देखिए, ये तो नीतिगत मामला है और सरकार से संबंधित मामला है। आपको डॉक्टर साहब से कोई ऐसी बात पूछनी है जो आपके पशुधन से संबंधित है, तो उसके लिए हाँ, ये है कि जैसे कोई पशु देखो, जैसे खुले में जैसे छिलके खाते हैं, जैसे प्लास्टिक की चीजें, ये सभी जो है पशु खाते रहते हैं जब कोई हम फेंकते हैं सड़क में, कोई भी लोग। हाँ, तो इसके बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे कि क्या इनका कोई नुकसान है इस तरह से प्लास्टिक? असल में क्या होता है कि जैसे छिलके खाते हैं तो उसके साथ में पॉलीथीन में डला होता है, पॉलीथीन भी खा लेते हैं, प्लास्टिक की थैली होती है उसको भी खा लेते हैं। तो गाय हमारी जो है मोटे तौर पे कहते हैं कि उसके 4 पेट हैं। तो पहला पेट जो र्यूमन जो है वो क्या होता है कि वो पॉलीथीन जब पशु रोज खाता है तो वो इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, वो अंदर जाके जब उनका गुच्छा बन जाता है तो वो अंतड़ियों का रास्ता बंद कर देते हैं और आमतौर पे पशु की उससे मृत्यु हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है उसका। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, आइए पूछ लेते हैं उनका सवाल। हेलो। मैडम नमस्ते। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैडम मेरा क्वेश्चन है
अभी ज्यादा गर्मियों में मतलब जो बीमारियों के बारे में कौन कौन से डिजीज के बारे में थोड़ा बताइए। और ये जो गाय है इनके मुंह से जो मतलब ज्यादा लाली टपकती रहती है, तो क्या ये किसी बीमारी का लक्षण है? ज्यादा गर्मी और ज्यादा सर्दी, अगर इससे हम बचाव करते हैं, ज्यादा गर्मी लू लगने से और ज्यादा ठंड लगने से अगर हम बचाव करते हैं, तो ये हम इसको हेल्दी सीजन मानते हैं इस समय। क्योंकि जैसे पशुओं के जीने के लिए, हमारे जीने के लिए वातावरण अनुकूल नहीं है, तो ये कीटाणु विषाणुओं के लिए भी अनुकूल नहीं है। ये जो लाल टपकती है ये गर्मी की वजह से टपकती है, ये लू लगने की निशानी होती है। आपको उसको लू से बचाना चाहिए। लेकिन आपने बीमारी का अच्छा सवाल किया है, ये बड़ा अच्छा समय है मई के महीने में पशुओं को गलघोटू और लंगड़ा बुखार का टीका जरूर लगवा लेना चाहिए। क्योंकि ये मैं हर कार्यक्रम में बताता हूँ कि बारिश से पहले लग जाएगा, तो बरसात में पनपने वाली बीमारियों से आपके पशुओं का बचाव होगा। तो इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हैं सर जो आजकल इस गर्मी के मौसम में पशुओं को हो सकती है? गर्मी के मौसम में जैसे मैंने आपको बताया हेल्दी सीजन है, मेन गर्मी लगना, लू लगना होता है। और जैसे ही गर्मी खत्म होती है, बरसात शुरू होती है, तो फिर आपका सबसे खतरनाक बीमारी जो है गलघोटू है, और जवान पशुओं में लंगड़ा बुखार है, और मुंह पक्का खुर पक्का तो सारा साल चलता ही है। तो वो तो आमतौर पे साल में 2 बार उसका टीका लग रहा है आजकल। लेकिन ये लंगड़ा बुखार और गलघोटू का टीका गर्मी से पहले जरूर लगवा लेना चाहिए। तो सर जैसे दस्त और निर्जलीकरण की जो समस्या पशुओं में देखने के लिए मिलती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, दस्त और निर्जलीकरण वही एक ये लू के लक्षण है। ये पशु को अगर लू लग जाती है तो उसके लक्षण है। तो उसमें यह है कि उसको निर्जलीकरण के लिए तो आपको, अगर पशु पानी नहीं पी पा रहा, तो उसमें लगातार उसके जो है नाड़ी में लगाना पड़ेगा, इंट्रावीनस लगाना पड़ेगा उसको। और जब तक वो पानी आप उसको पिलाते रहेंगे और उसको लू से बचाते रहेंगे, तो इन बीमारियों से बचाव रहेगा। एक और श्रोता लाइन पर हैं। हेलो हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे कि देखा जाता है कि पालतू हमारी गाय और भैंसे जो पालते हैं, साथ में अगर वो लोग रखवाली के लिए डॉग पालते हैं अच्छी नस्ल के, तो दोनों के जो बॉडी पे टिक्स आते हैं, डॉग के अलग होते हैं या गाय भैंसों के एक जैसे होते हैं, इनके डिफरेंट होते हैं? दूसरा सवाल ये है, जैसे हम शहर में हमारे पास पालतू अपने घर में डॉग है, तो टिक हमने तो पूरा छिड़काव कर दिया, टिक्स के अंडे वगैरह सब डैमेज कर दिए, मार दिए, साफ सफाई है। पर जो स्ट्रीट डॉग के जो टिक्स हैं वो आ जाते हैं घर में, तो उसका रोकथाम के लिए क्या उपाय है, कुछ बताइए? धर्मवीर जी, टिक्स का पहला सवाल आपका ये है कि गाय भैंस और कुत्तों के अलग होते हैं। जी हाँ, दोनों के आमतौर पे चीचड़ अलग अलग होते हैं, ठीक है। और दूसरा, आपने जैसे साफ सफाई कर ली, मुझे ध्यान आता है कि आपसे मेरी पहले भी बात हुई है, और बड़ी अच्छी बात है कि आपने वो साफ सफाई रख के उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया चीजों को। धर्मवीर जी, अब उनको जो है, जो गली वाले हैं, उसका तो एक ही है कि आपको अपने जो डॉग्स हैं उनके कांटेक्ट में उनको नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि वो भी फिर दोबारा चीचड़ आ जाएंगे। चीचड़ का जो दवाई है, ऐसी कोई उसका रोग रोधक तो है नहीं, कोई वैक्सीनेशन तो है नहीं, वो तो आपने वातावरण में उसको करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सवाल ये इन्होंने भी किया है, और गांव में भी देखने में आता है कि चीचड़ की परेशानी पशुओं में है। तो हम जानना चाहेंगे कि इनका तो सवाल था कि कुत्तों वाले क्या उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिनको पशुओं को है ये समस्या, वो कैसे रोकथाम करें? चीचड़ का देखिए, उसका सबसे बड़ा रोकथाम जो है उसके प्रबंधन से संबंधित है। वो हम लोग क्या करते हैं कि शरीर पे कलीले बोलते हैं, हाँ जी, कलीले होते हैं, उसको उठा के तोड़ के फेंक देते हैं हम। वो कलीला नहीं है, वो मादा चीचड़ है जो कि इस समय अंडे देने को तैयार है। वो अगर हम नहीं भी तोड़ेंगे तो 2 दिन में गिर के नीचे गिरेगी। फिर उसको कहीं भी छोटा मोटी जगह मिलेगी, जैसे खूंटे के पास नीचे, इसका मतलब मिट्टी में या नीचे फर्श में, सब में जगह हो जाएगी। हाँ, खूंटे के पास अंदर चली जाएगी जहाँ पाँव नहीं आता, या खुरली में थोड़ा बहुत छेद है उसके अंदर चली जाएगी, दीवारों में 4 फुट तक कोई छेद है वहां चली जाएगी, वहां जाके अंडे देगी। फिर एक चीचड़ जो है 4000 से लेके 12000 तक बच्चे पैदा करती है, वो एक कलीला जो है। तो उसमें यह कि हमें स्थान प्रबंधन बहुत जरूरी है। पशु के शरीर के ऊपर तो हमने स्प्रे कर दिया, एक बार मर जाएंगे, लेकिन वो जो उनमें गड्ढों में और जो पैदा हो रहे हैं दोबारा फिर लग जाएंगे। पशु की सफाई के साथ साथ पशुशाला की सफाई बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, ये जो चीचड़ है, क्या इन्हीं से सर्रा रोग होता है जो हमारे पशुओं में पाया नहीं, सर्रा रोग जो आप बात कर रहे हैं, सर्रा रोग एक मक्खी से होता है जी, तबेनस बोलते हैं उसको। वो मक्खी
वो भी बारिश के मौसम में आती है। वो क्या करती है कि एक पशु का खून पी के वो उसके मुंह में कीटाणु आ जाते हैं और उसी मुंह से जब वो दूसरे पशु को काटती है तो वो कीटाणु उसके अंदर चले जाते हैं। इसको मैकेनिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, मतलब मक्खी के अंदर नहीं पनपते, वो एक पशु के शरीर से दूसरे पशु के शरीर में उससे फैलते हैं। हाँ, तो उससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? उसके बचाव के लिए वही होता है कि वो आमतौर पे पानी में होती है मक्खी, वो चलते पानी में होती है। तो और आपको वही पशुशाला में अपना नियमित तौर पे स्प्रे करना पड़ेगा ताकि मक्खियां ना, मक्खी मच्छर से उसका बचाव रहे। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और कार्यक्रम में डॉक्टर साहब से जानकारियां और भी लेते रहेंगे गर्मियों में पशुधन प्रबंधन से जुड़ी हुई, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और इस कार्यक्रम में एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। और स्वागत है एक बार फिर से हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर KL खुराना जी का, जो कि पूर्व निदेशक हैं पशुपालन विभाग दिल्ली सरकार में। और डॉक्टर साहब से आज हम बातचीत कर रहे हैं गर्मियों में पशुधन प्रबंधन विषय से जुड़ी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इस समय पशुओं का दूध क्या नेचुरली कम होता है? गर्मी के दबाव में कम होता है, दूध कम हो जाता है। 10 से 30% तक दूध कम हो जाता है गर्मी के दबाव में। उसमें यह है कि उससे ज्यादा कम अगर आपने नहीं करना तो जैसे मैं पहले बता रहा हूँ बार बार कि हरा चारा खिलाएं और उसको सीधी गर्मी से बचाएं। गर्मी में तो खैर हरा चारा कम मिल पाता है, तो चारा जो दाना देते हैं साथ में, क्या उसमें भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है? दाने में यह है कि संतुलित आहार होना चाहिए, खनिज युक्त हो, और दूध जितना पशु दूध दे रहा है उसके हिसाब से दाना हो। थोड़ा उसको शरीर के उसके लिए मेंटेनेंस के लिए दाना एक्स्ट्रा थोड़ा सा दिया जाए, और कम से कम उसको 2 बार दिन में नहलाया जाए। और भैंस को तो जैसे गांव में जोड़ में ले जाके बिठा देते हैं, वो भी तरीका अच्छा है, भैंस जोड़ में जाके खुश रहती है पानी में बैठेगी वो। अच्छा, आजकल बताते हैं कि एरिया स्पेसिफिक खनिज लवणों के कुछ मिश्रण आते हैं। काफी समय हो गया वो, उन्होंने मिट्टी टेस्ट करके उस एरिया की, और मिट्टी में फिर जिन खनिजों की कमी है उस इलाके में वही, क्योंकि आपके चारे में खनिज वही आएगा जो आपकी मिट्टी में है। अगर मिट्टी में जिस खनिज की कमी है वो उस खनिज को फिर वो एरिया स्पेसिफिक बना के, इस इलाके में इस खनिज की मैग्नीशियम की कमी है तो यहाँ आपके खनिज पदार्थ मिश्रण में मैग्नीशियम ज्यादा होगा, जहाँ कैल्शियम की कमी है वहाँ कैल्शियम ज्यादा होगा जी। और इसके साथ साथ जो पशुओं के छोटे बच्चे हैं जी, उनका किस प्रकार से ध्यान रखें? उनका भी देखिए, अभी कोमल जी कह रही थी कि निर्जला और जो दस्त लग जाते हैं, वो छोटे बच्चों में गर्मी लगने से वो सबसे बड़ी समस्या है उससे। तो एक तो छोटे बच्चे को थोड़ा सा दूध की मात्रा उचित मात्रा दें, कम ना दें, भूखा ना रहे उसे, क्योंकि 40 दिन तक तो बच्चा कुछ खा भी नहीं पाता। तो अगर उसके चारा नहीं मिलेगा तो उसके शरीर की जो है वो रोग रोधक क्षमता कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर उसको लू लगने का और बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। तो उसके मतलब खाने का, उसके दूध का विशेष ध्यान रखें। तापमान जो है बढ़ना लगातार शुरू हो गया, तो ऐसे में क्या हमें पशुओं को बाहर निकालना चाहिए सुबह सुबह के समय, शाम के समय, या पूरा टाइम उनको सिर्फ हमें अंदर ही छांव में? देखिए, खुली धूप में तो नहीं निकालना चाहिए। अगर आपके जैसे पेड़ है गांव में, वे पेड़ के नीचे बांध देते हैं उसको, या पुराना छप्पड़ बनाया हुआ है जिसमें सीधी धूप ऊपर नहीं लग रही, तो वहां पे आप उसको रख सकते हैं। पर कुछ खाली ऊपर छप्पड़ है, साइड में दीवारें नहीं है, तो उसमें फिर लू लगने का खतरा रहता है। लू से आपको उसका बचाव करना पड़ेगा। सुबह और शाम को इतनी लू नहीं होती, सुबह और शाम को तो आपको बाहर निकालना ही चाहिए ताकि आपके पशुशाला की भी सफाई की जा सके और पशुशाला को सूखने का समय भी मिलेगा रात को, गोबर पेशाब जो है। अच्छा, पेट में कीड़े भी हो जाते हैं जो बच्चे हैं, कटड़ा कटड़ी हैं, बछड़ा बछड़ी हैं, उसके लिए क्या करें? दवाई कोई नियमित देने की जरूरत है प्रिकॉशन के तौर पे, या कीड़े होने पर ही कोई दवाई दी जा सकती है? निरंकार जी, भैंस में बच्चा जब पैदा होता है तो कीड़े के लार्वा पेट में लेके पैदा हो सकता है। अगर माँ के पेट में कीड़े हैं
तो वो माँ को कुछ नहीं कहती, क्योंकि माँ का शरीर बड़ा है, उससे पता नहीं चलता। लेकिन बच्चे के जो है, गांव में कहते हैं ना 7 दिन में जून होगी, जून कहते हैं उसको, गुच्छे बन जाते हैं, अंतड़ियां उसकी बंद हो जाते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि चौथे दिन उसको कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए, कि जैसे कोई भी एंटीपैरासिटिक दवाई जो है वो पिलानी चाहिए। और उसके बाद अगर हम नियमित रूप से हर महीने उसको कीड़े मारने की दवा पिलाते हैं तो स्वस्थ रहेगा बच्चा, और उसके पेट में कीड़े होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो दवाई पास के पशु चिकित्सालय में मिलती है। पशु चिकित्सा बड़ी कॉमन दवाई, आमतौर पे प्रयोग होने वाली दवाइयाँ होती हैं, पशु चिकित्सालय में मिल जाती हैं। जी, तो डॉक्टर साहब अभी हमारे आज के कार्यक्रम का जो अंक है वो यहीं पर समाप्त होने की कगार पर है। तो जाते जाते आप अंतिम सलाह क्या देना चाहेंगे जो भी हमारे पशुपालक हैं उन सभी के लिए? अंतिम सलाह मैं ये देना चाहूंगा कि देखिए, पशुपालन जो है अब आपका जीविका का एक साधन है, तो इसलिए उनका पूरी तरह से ध्यान रखें। मौसम, बदलते मौसम से, खराब मौसम से पशुओं को बचाएं और उनके खान पान का पूरा ध्यान रखें, ताकि उनका दुग्ध उत्पादन पे बहुत ज्यादा असर ना पड़े और हमारा जीविका का साधन चलता रहे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, हमारे इतने सारे सवालों का जवाब दिया और इतनी सरलता से हमारे सभी श्रोताओं के सवालों का जवाब आपने दिया, आपका बहुत शुक्रिया। जी, वेलकम। तो ये थे डॉक्टर KL खुराना जी, जो कि पूर्व निदेशक हैं पशुपालन विभाग दिल्ली सरकार में। इनसे आज हम बातचीत कर रहे थे गर्मियों में पशुधन प्रबंधन से जुड़ी हुई। और निरंकार, वाकई आज की जो बातचीत रही वो इतनी सार्थक रही, इतनी सारी जानकारियां हमें भी मिली और हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं को मिली। उम्मीद करते हैं कि वो सभी अपने पशुधन का ख्याल रखेंगे। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पशु न सिर्फ खेती में काम आते हैं, बल्कि उनसे हमें दूध भी प्राप्त होता है, कई तरह के उत्पाद जैसे ऊन भी हमें उनसे मिलती है, बोझा ढोने के भी काम आते हैं। ऐसे बहुत सारे वो काम करते हैं, लेकिन अपनी परेशानियां वो नहीं कह सकते। बिल्कुल, वो हमारी जीविका से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं और उनका ख्याल रखना हमारा ही फर्ज है, क्योंकि वे बेजुबान हैं। जी, तो अपने पशुधन का रखिए ढेर सारा ख्याल और जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे हर एक अंक में हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं ऐसे अनेक विषय जो आप तक बहुत सारी ऐसी जानकारियां पहुंचाते हैं जो आपके लिए, आपके पशुओं के लिए, आपकी खेती के लिए, आपकी फसल के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। तो आज के इस अंक को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आज के कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं kkbongold@gmail.com पर। और अब करिए स्वीकार हमारी ओर से नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।